हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और भी लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स। अपनी जो प्लेलिस्ट है लॉजिकल रीजनिंग की, उसमें मैंने एक प्राइमर वीडियो किया था और उसके बाद उसी को एलैबोरेट करने के लिए पार्ट 2। एंड टुडे इज़ आवर थर्ड वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जो कि हम सबको क्लैट और एलेट एग्ज़ाम में एक एलियन सब्जेक्ट लगता है। एंड उसके जो प्राइमर वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है उसके थ्रू भी आप उसे देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके पहले कि मैं ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करूं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जो कि मेरे साथ हुई। और ये जो सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे ऊपर किया गया बाय नन अदर दैन माय डॉटर। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात के करीब मैं दिन में काम से वापस आया आफ्टर माय वर्क, एंड आई वेंट टू हर रूम एंड आई आस्क्ड हर, beta, it's very late in the night, and please give me your mobile, and or keep the mobile away if you don't have to give me, because tomorrow you have a class to attend. And so what she said कि पापा, tell me one thing, before you take the mobile I want to ask you something. मैंने बोला okay, please tell me. तो she asked me that you remember that day when you were watching नीरज चोपड़ा थ्रो द जावलिन, द ओलंपिक्स में मैच हुआ था और रात के 1 बजे आप देख रहे थे उसे। And mama was very annoyed with you that why are you up till so late in the night, but you were enjoying and you were watching it. So why don't you let me have my mobile for some more time? So in effect, what she did was she compared, two situations. Tried to bring out similarity between two situations that, after work I wanted to enjoy, and she also wanted to, have a relaxed time, and she wants the mobile. So basically she drew comparison between two different टाइप ऑफ सिनेरियोज। और उससे उसने क्या करना चाहा, शी ट्राइड टू invoke empathy in my mind towards her so that I relate and I understand her from her perspective. तो ये चीज़ आपको ना सिर्फ क्लैट एलिट एग्ज़ाम में काम आएगी, बल्कि आपके लॉ के करियर में जब आप एक बेंच के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे एनालॉजी ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो कि ये सब्जेक्ट है आज का। और इसी सिमिलैरिटी को, इसी कंपैरिजन को हम एनालॉजी बोलते हैं। एंड इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर करियर, एंड ऑल्सो it will help you in keeping your mobile till late in the night. However, that's not recommended because, as you know, the exams, CLAT and ALIT, both are very, very near. One is on 1st December, the other is on 8th of December. So very less time left. So let's move forward. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि it is just a comparison between two things that shows a way in which they are similar. So दो चीज़ों के बीच में यहाँ पे comparison हो रहा है, and an example is sun is like the giant heart of our solar system. So what our heart does in our body is that it is pumping blood to all the organs of the body. और solar system में sun के gravitational pull से सारे planets उसके around revolve करते हैं. So it is akin to the heart, right? So there is a similarity which is being brought out. और जब हम एनालॉजी की बात करते हैं तो हमें कुछ टाइप्स उसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि वर्ड, अल्फ़ाबेट एंड नंबर एनालॉजी। सो ऑल थ्री आर वेरी वेरी सिंपल। इसके लिए आपको कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया, एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो learning a new language is like building a muscle. When we build muscle, so हम जिम जाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे घर पे, हम कोई गेम खेलेंगे तो हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, उससे हमारी फिज़िकल फिटनेस बढ़ती है, राइट? तो वैसे ही जब हम नया लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अलग अलग बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ सकते हैं, कुछ नया नॉलेज मिलता है जो हमारे ओवरऑल जो वेल बीइंग है उसको इम्प्रूव करता है और हमें एक नई तरीके से हेल्प करता है। सो देयरफॉर दिस इज़ एन एनालॉजी वेयर इन learn a language, learning a new language is being compared to the muscle. Similarly, internet is like a library. So यहाँ पर इंटरनेट को लाइब्रेरी से कंपेयर किया जा रहा है। और ये क्यों? बिकॉज इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, वैसे ही लाइब्रेरी में जाकर आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है, इंटरनेट से भी आपको नॉलेज मिल सकता है। सो द इंटरनेट इज़ लाइक अ लाइब्रेरी। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड। सो जब हम एक सीड प्लांट करेंगे तो बाद में जाकर वो ट्री के फॉर्म में ग्रो हो जाता है। और वैसे ही जब हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे और वो जब डाइवर्सिफाई होगा तो डिफरेंट फील्ड्स में आप उसको वेंचर कर सकते हैं। तो इट्स लाइक ब्रांचिंग आउट। सो स्टार्टिंग
अ बिजनेस इज प्लांटिंग अ सीड। सो बिजनेस और सीड को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। And the immune system is like the body's army. So again we have seen the immune system is being compared to the army. जैसे आर्मी फाइट करती है एनिमीज़ के अगेंस्ट में, वैसे ही हमारी बॉडी में जब कोई किसी तरह की डिजीज़ हम पर अटैक करती है तो आवर इम्यून सिस्टम गेट्स किक्ड इन और हमें उस बीमारी को हमारे ऊपर कंट्रोल लेने से हमारा इम्यून सिस्टम रोकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वर्ड एनालॉजीज़ के जिसमें जो वर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट, होल एंड फंक्शन। लेट अस सी वन बाय वन व्हाट दे मीन। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं। जाइगेंटिक इज़ टू ह्यूज एज टाइनी इज़ टू डैश, फिल इन द ब्लैंक्स होगा वहाँ पे। तो आपको पता है कि जाइगेंटिक और ह्यूज दोनों सिनोनिम है, दोनों सिमिलर हैं। तो टाइनी के लिए मिनिएचर होगा। यहाँ पर मिनिएचर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में द ब्लैंक विल बी गिवन एंड देयर विल बी 4 वर्ड्स गिवन टू यू एज ऑप्शंस। तो डेफिनेटली आप अगर उसमें मिनिएचर है तो आप मिनिएचर को ही सिलेक्ट करेंगे। टॉकेटिव इज़ टू क्वाइट एज रफ इज़ टू स्मूथ। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं टॉकेटिव और क्वाइट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और रफ एंड स्मूथ भी एक दूसरे के ऑपोजिट ही हैं। पार्ट होल, ट्री इज़ टू लीफ एज फ्लावर इज़ टू पेटल। सो ट्री और जो लीफ का रिलेशन है वो दोनों, लीफ इज़ पार्ट ऑफ द होल विच इज़ द ट्री, वैसे ही फ्लावर के अंदर बहुत सारे पेटल्स मिलके फ्लावर बनता है। एंड डॉक्टर इज़ टू पेशेंट एज मैकेनिक इज़ टू कार। सो डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है, पेशेंट को डॉक्टर ठीक करता है वैसे ही कार को मैकेनिक ठीक करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द वर्ड एनालॉजी in which relationship is getting established between two words. तो जैसा कि आप देख सकते हैं there is no rocket science involved here और ये बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है। ओके, कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो cow is related to calf in the same way as goat is related to what? So there will be options now given to you and options में आया puppy, kid, lamb and colt। आपकी सुविधा के लिए बिकॉज इट्स यूट्यूब वीडियो मैंने वर्ड को हाईलाइट कर रखा है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो किड होगा। ये तब होगा जब आपको पता है कि किस एनिमल के बच्चे को क्या बोलते हैं। तो इफ़ यू नो दैट, दैट मीन्स यू नीड टू हैव योर वोकैब स्ट्रॉन्ग। किंग, थ्रोन, जज, डैश। किंग कहाँ बैठता है? थ्रोन। जज कहाँ बैठता है? जिस जगह पे बैठता है वो बेंच नहीं होती, वो चेयर होती है, हालांकि उस चीज़ को बेंच बोला जाता है। जैसे हमने सुना है लॉ में बार एंड द बेंच। बार का मतलब वो बार नहीं जहाँ ड्रिंक्स मिलते हैं, बार का मतलब जो लॉयर्स का एसोसिएशन होता है उसे बार बोलते हैं। और जजेस का एक ग्रुप, या वो चाहे 2 लोग हों या 3 हों या 4 हों या 5 हों, उसको बेंच बोलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर विल बी द बेंच। जायंट, ड्वार्फ, जीनियस। तो जायंट ह्यूज, ड्वार्फ मिनिएचर छोटा साइज, जीनियस इज समबडी हुज गॉट लॉट ऑफ ब्रेन्स। तो जीनियस का जो एंटोनिम होगा वो ऑफ कोर्स इडियट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू हैव टू रिलेट एंड ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप between two words. So this is how the analogy, basically word analogy will be solved. ओके, अल्फ़ाबेट में जब हम जाते हैं वो भी सिंपल है। हाउएवर एक छोटा सा आपको इसमें सीखने की ज़रूरत है कि जब हम लेटर्स को फॉरवर्ड वे में पढ़ते हैं, यानी ए से जी तक ABCD पढ़ते हैं, तो A इज़ एट नंबर 1 एंड B इज़ एट नंबर 2, C इज़ एट 3, D एट 4, E एट 5। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये नहीं याद होता है तो आप ये टेबल बना सकते हैं। और जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो हम अगर Z को देखेंगे तो Z इज़ एट 26, Y is at 25, X is at 24. So this sequence you need to remember, and if you are not able to remember what is E. E is at 5. Simple है, because ABCD हम सबको पता है और E 5 पे आता है। वैसे ही J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, O T 20 पे आता है और Y 25 पे आता है। तो शायद इसलिए क्रिकेट में जो टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे T20 के, तो शायद वहाँ से भी ये शायद आया होगा ये नाम या नोमेनक्लेचर। सो EJOTY आपको याद रखना है, और अगर याद नहीं भी है तो एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम होगा कि आप जो है आसानी से उसे ड्रॉ करेंगे और आंसर कर सकते हैं। फिर भी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, आप एग्जाम्पल्स देख के समझ जाएंगे।
यहाँ पर आपकी जो एबिलिटी है टू रिकग्नाइज पैटर्न्स इन द लेटर सीक्वेंसेस वो काम आएगी, ना कि वो पिछला जो चार्ट था वो, बट फिर भी इट इज़ एम प्लस और इट इज़ समथिंग एडिशनल विच यू शुड नो एंड कीप इन माइंड कि ऐसा ऐसा करने से शायद हम प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकेंगे इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक द फिगर इन योर माइंड। सो यहाँ आप देख सकते हैं ABC CBA, तो लेटर का जो सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर दिया गया है। लेटर स्किपिंग यानी AFIN के बाद आया CHKP, सो A के बाद B आता है तो एक लेटर स्किप करके फर्स्ट प्लेस में C आ गया, तो जहाँ पर A है वहाँ C आ गया। F के बाद G आता है तो एक लेटर स्किप करके H लिख दिया गया, और I के बाद J आता है, J को स्किप करके K, एंड सिमिलरली N के बदले P लिखा गया है। तो यहाँ पर एवरी अदर लेटर इज़ बीइंग स्किप्ड एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लेटर CDE इज़ FGH। तो आप देखिए CDE FGH इट्स अ सीक्वेंस, और XYZ या Z के बाद आप फिर से लेटर की काउंटिंग शुरू करते हैं, यानी Z के बाद से फिर से ABCDE वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर XYZ के बाद जो आंसर आने वाला है वो ABC होगा। ओके, अब आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है जो सेकंड पेयर फर्स्ट पेयर को देख के। तो आपने देखा यहाँ पर NHP दिया हुआ है OGQTLJ, तो आपको सॉल्व करना है और पता करना है कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस हियर। सो कैन एनीबडी मेक आउट, जस्ट हैव अ पैटर्न, हैव अ लुक ऑन इट। बिकॉज अगर हम देखें N के बाद इन द सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट M N और O आता है, तो वहाँ पे O लिख दिया गया है। वैसे ही जब हम कैलकुलेट काउंट करेंगे ABCDEFGH, तो H को एक माइनस किया गया है, N को एक फॉरवर्ड किया गया है और H को एक माइनस किया गया है, और वैसे ही P को एक प्लस किया गया है। तो यहाँ पर जो पैटर्न इमर्ज हो रहा है वो +1 -1 +1 का हो रहा है। At first look, you may not be able to decipher, you may take some time. However, if you solve lot of questions जो डेली प्रैक्टिस में आप सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली रिकग्नाइज हो जाएगा पैटर्न, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइप्स के पैटर्न होते नहीं हैं ऐसे एग्ज़ाम्स में। तो वैसे ही अगर हम टी में प्लस करते हैं तो एक स्किप करते हैं, +1 करते हैं, तो टी के बाद क्या आता है STU U, उसके बाद L से एक हमको माइनस करना है तो JKL, सो K होगा, और J के बाद हमें क्या आता है तो IJK। सो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो UKK होना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ इट विल बी सॉल्व। आगे देखिए ACEGDFHJ, एंड उसके बाद QSUW दिया हुआ है, और उसके बाद जो क्या आने वाला है जो 4 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो। सो यहाँ पर आपने देखा कि ACEG becomes DFH and J. So what we see here is A plus 3 हुआ है, यानी A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D. तो A is going 3 places up. So यहाँ पर एक मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अगर यहाँ पे आपने देखा कि A लिखा हुआ है, then comes B, C, D. So do not first of all, you need to understand that from A to B is +1, and when A to C it comes, B to C +1 होता है, so इसीलिए A to C is +2, and that is how from coming from A to D will be +3. हम अगर देखें तो A और D के बीच में 2 ही लेटर हैं, तो वो उसको आपको +2 नहीं समझना है। Coming from A to D is actually +3. So इस पैटर्न में everywhere the letter is going +3. So अगर हम वैसे देखें तो Q अगर +3 जाएगा, so we have Q, R, S and T. So Q को अगर हम +3 पे ले जाएं तो T बन जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जहाँ पे पहला लेटर T है, तो लेट्स गो फॉरवर्ड। S को हम +3 करें, सो वी हैव S, T, U एंड V. सो सेकेंड लेटर जो है ऑप्शन में V होना चाहिए, अगेन तीनों ऑप्शन में V है, सो लेट्स गो टू U एंड व्हेन वी से U, V, W एंड X. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि थर्ड पोजीशन पे X सिर्फ इस ऑप्शन में है,
So therefore this is going to be your right answer. So this is how you see one skipping, कभी रिवर्स हो रहा है, कभी दो स्किप हो रहा है, कभी 1 + 1 माइनस हो रहा है. तो ये पैटर्न जैसे ही आप डिसाइफर कर लेंगे, द आंसर विल बी क्लियर टू यू. न्यूरोटिक को बना दिया गया टिक रो NEU, न्यू. The word doesn't make any sense. However, neurotic has become tick row new. So psychotic will become what? So थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NEU और TIC, तो NEU को एक लेटर ग्रुप रख के TIC को भी एक लेटर ग्रुप रखते हुए TIC को सामने ले आया गया और NEU को लास्ट में ले आया गया. तो TIC कम्स टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड. सिमिलरली अगर यहाँ हम देखें तो साई 3 लेटर का ग्रुप, CHO 3 लेटर का ग्रुप और TIC. तो जब आप TIC को साई से रिप्लेस करेंगे PSY से, तो इट विल बिकम टिक CHO एंड PSY. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है. सो दिस इज योर राइट आंसर. ओके, अब हम आते हैं नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ कैसे होता है. सो लेट्स सी 3:6, तो 5 व्हाट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 में हमने 3 ऐड किया, 3 में 3 ऐड किया तो 6 आया. वैसे ही 5 में 3 ऐड करेंगे, सो 8 विल बी द आंसर. पोजिशनल वैल्यू 25, 52, 37 टू व्हाट. तो 25 और 52 लेटर नंबर्स हैव बीन रिवर्स्ड. तो 5 और 2 हो गया, जो 2 और 5 था. वैसे ही जो 3 और 7 है वो 7 और 3 हो जाएगा. 1 4 6 6 4 1 8 2 5. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 4 6 में भी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. सो इट इज़ बिकमिंग 6 4 1. बैकवर्ड्स आप काउंट कीजिए, 1 4 6 को बैकवर्ड काउंट करेंगे तो 6 4 1 होगा. वैसे ही 8 2 5 को जब आप बैकवर्ड काउंट करेंगे तो 5 2 8 होगा. सीक्वेंसेस 5 10 15 वेरी इजी. इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मैंने आपको ये टॉपिक समझाना था तो मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ. 5 10 15 के बाद ऑब्वियसली नेचुरल प्रोग्रेशन में 20 आएगा. 3 9 27, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. 3 × 3 9, 9 × 3 27, so 27 × 3 81. And then there will be primes and multiples. 7 and 14 11 what. So 7 डबल हुआ है तो 11 22 हो जाएगा. 11 × 2 हो जाएगा. 25 5 49 what. So 25 को हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल लिया और 5 आ गया. वैसे ही 49 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 7 होगा. 11:1 to 1. तो आगे सॉरी, यहाँ पे थोड़ी एनिमेशन की एक प्रॉब्लम है, तो पहले सबसे पहले देखते हैं. 36 18 40 के बाद क्या आएगा. सो 36 का आधा है 18, तो 40 का आधा क्या होगा, 20. दैट विल बी योर आंसर. 11 and 1 to 1 के बाद जो दो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे. 635 होगा, 865, 13 169, 15 231. सो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल बी 1 to 1. सिमिलरली यहाँ पर वो रिलेशन यहाँ देखने को मिल रहा है जहाँ कि हम अगर 13 × 13 करते हैं, सो द आंसर कम्स एज 169. सो देयरफॉर दिस इज द आंसर. 6 10 16 वेरी इजी. पहले 6 में 4 ऐड किया गया और उसके बाद 10 में 6 ऐड किया गया. सो वैसा ही रिलेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है 7 11 और 17 में. यू ऐड 4 to 7 इट बिकम्स 11. यू ऐड 6 to 11 इट बिकम्स 17. सो इट्स easy. Choose the term that will replace the question mark. So news has been written as 14 5 23 19. So how will paper be written as? तो यहाँ पे आपको वो ईजोटी और वो याद करना पड़ेगा कि सीक्वेंस में. अब देखिए हमने ई को याद किया था तो यहाँ पर ई के बदले 5 लिखा गया है. और अगर हम एन को बात करें तो हमने देखा था कि ईजोटी में जे वॉज एट 10, तो जे के बाद के एल एम एन 4, तो यानी कि डेफिनेटली एन 14 है. तो यू कैन सी दैट ये सीधा सीधा जो लेटर की जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है वैसे ही किया गया है. तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमें ए का डेफिनेटली पता है कि ए इज़ 1, हमें ई का पता है कि ई इज़
5, तो ट्राई टू सी कि कहाँ पर सेकेंड पोजीशन में 1 आ रहा है, सेकेंड पोजीशन में 1 इज कमिंग एंड ऑन द फोर्थ पोजीशन 5 इज कमिंग। सो हमने जो इजी वाले अल्फ़ाबेट थे उसको पहले सॉल्व किया और फिर उसको देखने की कोशिश की ऑप्शंस में कौन सा है। बट ये चीज़ अगर हम करेंगे, अगर हम P को ढूंढने लग जाते या हम R को ढूंढने लग जाते तो ऑल ऑफ अ सडन हमें याद नहीं आता। बट वी नो A, वी नो E, वी हैव रिमेंबर्ड J शुड बी 10, सो लाइक दैट। तो अगर उस तरह से आप करेंगे T was 20, कैसे आपको याद आ गया? मुझे याद नहीं होता, बट मैंने T20 का एग्जाम्पल दिया, सो T is 20। सो इस तरह से करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही नेम इज़ 4, सो ट्रम्पेट क्या होगा? सो नेम में 4 लेटर्स हैं, तो ट्रम्पेट में कितने लेटर्स हैं? करेक्शन, नेम में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 4 लिखा गया हमारा नंबर। और ट्रम्पेट में आप देख सकते हैं कि देर आर 7 अल्फ़ाबेट्स, सो डेफिनेटली द आंसर शुड बी 7। ओके, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन। सो क्लास एनालॉजी हमने देख ली, इट वाज वेरी वेरी इजी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एनालॉजी का आप किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉ के फील्ड में कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ नथिंग बट ग्रुपिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स इन वन पर्टिकुलर ग्रुप, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। तो इसमें भी वर्ड, अल्फ़ाबेट, नंबर एंड मिक्स्ड टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। वर्ड का क्लासिफिकेशन सिनोनिम, एंटोनिम एंड कैटेगरी, और वैसे ही नंबर में आ जाएं तो स्क्वायर, क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये सब आपको जानने होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का पोर्शन मिक्सड अप हो जाता है, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स याद रखने होंगे। प्रोबेबली ये आप लोगों ने क्लास 6th या 7th में भी पढ़े होंगे। यू जस्ट हैव टू रिवाइज देम। अल्फ़ाबेट, सिमिलैरिटी और पैटर्न, एंड मिक्स्ड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। अब देखिए हम एक कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत जल्दी से। चूज़ द ऑड वर्ड कार, बस, स्कूटर, जीप। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द ऑड वर्ड? कार एंड बस एंड स्कूटर एंड जीप। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन से ये देख रहे हैं हम कि सभी में 4 पहिए होते हैं, 4 टायर्स। स्कूटर में 2 होता है, तो यहाँ पे ऑड वन विल बी स्कूटर। ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, स्टूडेंट्स, स्कॉलर, पैडी, राइस, पॉलिटिशियन, लीडर, सोल्जर, वॉरियर। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन है, ही मे नॉट नेसेसरली बी अ लीडर। अ स्टूडेंट कैन डेफिनेटली or is a scholar because he studies lot of things. Paddy, rice, you understand. Soldier has to be a warrior because उनका काम लड़ना होता है, fighting. So politician need not be a leader. Leader is different. Choose the number which is different from others. So 25, 9, 16 and 18. I am giving pauses so that you are able to reflect and try to find out. So यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 is a perfect square of a number or a perfect square also. 5 का स्क्वायर है। 9 is square of 3. 16 is square of 4. But 18 is not the square of any number. अब यहीं पे अगर ये नंबर्स बड़े होके दे दिए गए होते, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ामिनर होता और मुझे स्टूडेंट्स को परेशान करना है, तो मैं यहाँ पे 121 लिख देता, राइट। उसके बाद मैं 169 लिख देता। सो अगर ऐसे वर्ड्स वहाँ पे लिखे जाएंगे, या फिर मैं उसे 625 लिख देता। अब अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं हैं, कम से कम 1 से लेके 1 से लेके 25 और 25 तक या फिर 30 तक, तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 मैंने क्वेश्चन में दिया था, 169 13 का दिया था, और 625 25 का दिया था। सो यू नीड टू ऑल्सो मेमोराइज फ्यू ऑफ द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, एंड इफ़ यू कैन मेमोराइज square roots and cube roots, nothing like it. Choose the odd one. L, N, J, R, T, P, N, P, K, F, H, D. When the first time this question came to me, when I was a little puzzled. However, अगर आप थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे, based on what I have taught you so far, तो आपको समझ में आ जाएगा कि the odd one here is PK. How is it NPK? Because हम देख रहे हैं कि L से एक पहले अगर हम अल्फ़ाबेट को देखें तो I, J, K, L, M, N. सो L के बाद M आता है और M के बाद
N आता है, सो 1 प्लस हो रहा है यहाँ पे, और L I J K L, राइट। सो L के पहले K और उसके पहले J आता है, सो L को एक पीछे ले जाया गया है तो J आ गया, और एक आगे ले जाया गया है तो बीच वाला नंबर आया। सो वैसे ही आप देखिए यहाँ पर, अगर हम F को पीछे की तरफ ले जाएं, सो F के पहले E आता है and D comes before E. So these two numbers F and D are following the same pattern as L and J, and in the RTP group of letters alphabets the same pattern is being followed, और सिर्फ NPK में ये pattern follow नहीं हो रहा है. So easy to decipher. At the end, just remember the difference between the ordinary and the extraordinary is that little extra. तो आई होप कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा. मोर दैन इसे लाइक करने से ज़्यादा ज़रूरी इसे समझना है, और लॉजिकल रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स के बारे में ऐसे ही जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए. थैंक यू एंड स्टडी हार्ड टिल द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स. डू वेल. गुड लक. गॉड स्पीड.